हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर महीना चल ही रहा है और कुछ दिनों बाद आपके एग्जाम है। इसलिए प्रैक्टिस सेट को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक जीवन कक्षा की स्थिति वहाँ होने की संभावना है। ऑप्शन है हंसी के सामयिक दहाड़, पूर्ण मौन, लगातार शिक्षक छात्र संवाद या छात्रों के बीच जोर से चर्चा। तो एक जीवन कक्षा तभी संभव हो सकती है जब लगातार शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद हो, कम्युनिकेशन हो। तो इसे ही हम लोग कहेंगे कि एक जीवंत कक्षा है। क्वेश्चन 42 है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? छात्रों को वह करने की अनुमति दे जो वह पसंद करते हैं, छात्रों के साथ सख्ती से निपटे, या छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दे दें, या उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से निपटे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से निपटे, तभी कक्षा में प्रभावी अनुशासन टीचर बना पाएगा। क्वेश्चन 43 है कि शिक्षक के समायोजन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ निहित है। तो शिक्षक का यहाँ समायोजन करना है, तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन निहित है? ऑप्शन है बच्चे, प्रिंसिपल, शिक्षक स्वयं या समुदाय। तो शिक्षक के समायोजन के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वे प्रिंसिपल की होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल। क्वेश्चन 44 है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी ढंग से समावेश किया जा सकता है। ऑप्शन है अक्सर मूल्यों के बारे में बात करते हैं, स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानी बताता है, या देवी देवताओं की बात करता है। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का समावेश तभी किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का अभ्यास करता है, नैतिक मूल्यों का प्रदर्शित करता है। तभी छात्र क्या होंगे? नैतिक मूल्यों को देखकर ग्रहण करेंगे, उसका समावेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार है। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार है। ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, जीवन छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, या सख्त अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष तभी संभव हो सकता है जब छात्र और शिक्षक के बीच क्या हो? जीवंत बातचीत हो। बातचीत मतलब कम्युनिकेशन हो। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं जो उनके साथ घनिष्ठ विकसित करें, उनके साथ घनिष्ठता विकसित करें, या उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करें, या अच्छे ग्रेड प्रदान करें, या अतिरिक्त शिक्षण शुल्क में कक्षाएं लें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एक छात्र तभी बच्चों के बीच लोकप्रिय होगा जब वह छात्रों की समस्या को हल करे और उनकी मदद करे। अच्छा ग्रेड प्रदान करना और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और शिक्षण शुल्क लेके कक्षा लेना अतिरिक्त, ये शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, या नैतिकता। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि मिरर ड्राइंग परीक्षण का जो प्रयोग किया जाता है वह अधिगम मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान, ध्यान देखिएगा, शिक्षण के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सीखने की प्रगति का आकलन करता है? ऑप्शन है प्लेसमेंट मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, या सुमेटिव योगात्मक मूल्यांकन। तो शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है टीचर द्वारा जो किया जाता है वे होता है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। जबकि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? ये सत्र के अंत में होता है। कब होता है? सत्र के अंत में होता है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अधिगम मतलब होता है सीखना का स्तर नहीं है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, या दूरवर्ती स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरवर्ती स्तर क्या है? अधिगम का स्तर नहीं है, बल्कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर अधिगम के स्तर कहलाते हैं। क्वेश्चन 49 है कि हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डू किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, या कोले सनिक ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
वो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मेस के अनुसार हम करके सीखते हैं। क्वेश्चन 51 है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन है 70 से 89, 50 से 69, 36 से 49 या 35 एवं निम्न। तो जो मंद बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं उनका IQ लेवल जो होता है वे होता है 36 से लेके 49 के दरमियान होता है। तो वे क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि बालक। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी है? तो IQ निकालने का फार्मूला होता है, वे फार्मूला जान लीजिए आप। वे होता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु क्या है इनकी? 8 वर्ष, तो 8। वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 100। 5 से 100 कट गया आपका 20 बार में, और 20 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 160। तो IQ कितना हुई? 160। तो ऐसे ही IQ निकालने का सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हुई? 160 की। क्वेश्चन नंबर 53 है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? तो जो इसका राइट आंसर है वे होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि। तो 90 से 100 के बीच जो IQ होता है तो ये बालक कहलाता है सामान्य बुद्धि। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि कितने IQ वाले बालक क्या क्या कहलाते हैं, तो ये देखते हैं। तो आप एक तरफ देख रहे हैं बुद्धि लब्धि और एक तरफ बालक। तो 130 से अधिक जो IQ जिसका होता है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, और 121 से लेकर 130 तक के IQ वाले बालक को प्रखर बुद्धि कहते हैं, और 111 से लेकर 120 वाले जो होते हैं IQ वाले बालक उनको तीव्र बुद्धि वाले बालक कहते हैं, और 91 से लेकर 110 जो IQ वाले होते हैं बच्चे उनको सामान्य बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। इसके अलावा जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 81 से 90 होती है उन्हें मंद बुद्धि, और जिनका 70 से 80 होता है IQ उनको अल्प बुद्धि, और 71 से कम जिसका होता है उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 54 है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनिक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो सीखने के नियमों में जो शामिल नहीं है नियम वह है ऑप्शन नंबर सी, बहुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। ये सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, बल्कि जो सीखने का नियम है वे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। 55 है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं कौन? पियाजे। क्वेश्चन 56 है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ऑप्शन है अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि क्या है? वे जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, बल्कि अन्वेषण मतलब खोज होता है उसमें बालक लोकतांत्रिक विधि है, योजना भी लोकतांत्रिक विधि है और मस्तिष्क उद्वेलन भी जनतांत्रिक विधि है। जबकि व्याख्यान में क्या होता है? टीचर ही केवल व्याख्या देता है, तो ये जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्याकरण व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो महत्वपूर्ण तत्व है वे है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन 58 है कि CWSN का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN कहते हैं। चाइल्ड विथ
स्पेशल नीड्स, क्या करेंगे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अधिगम का पठार है। ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, उसे ही अधिगम का पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं। विस्मृति मतलब भूलना, इसे भूल जाते हैं कभी, स्मृति मतलब याद रहना, विस्मृति भूल जाना का कारण नहीं है। सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा रहेगी तो आप भूलेंगे कहाँ, आपकी स्मृति तो अच्छी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मरण की करने की इच्छा। और सीखने में कमी भी विस्मृति का कारण होता है, मानसिक द्वंद्व भी भूलने का कारण होता है, विस्मृति का कारण होता है, और सीखने का दुष्पूर्ण बुद्धियाँ भी विस्मृति का कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है। यदि कोई बालक में अवांछित व्यवहार उत्पन्न हो जाता है तो उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या होगी। उसे माता पिता को सूचित करना, छात्रों को दंडित करना, या उसे नजरअंदाज करना, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ऑप्शन है पेलो, बिने, चोम्स्की या मास्लो। तो भाषा विकास से जो संबंध मनोवैज्ञानिक है वे हैं ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। क्वेश्चन 63 है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण को हम लोग माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। तो शिक्षण जो आप माइक्रो टीचिंग लेते हैं तो उसका पहला पद होना चाहिए, प्रथम चरण होना चाहिए, वो होना चाहिए योजना बनाना। क्योंकि आप कभी भी शिक्षण करेंगे तो शिक्षण से पहले क्या करेंगे, आप योजना बनाएंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी पर लगे रहें और CUT BED में अपनी एक सीट जरूर पक्का करें वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।